दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आया हूँ रीट भर्ती परीक्षा 2021 पेपर नंबर 2। इसमें आपके पास 30 क्वेश्चन है। देखता हूँ कि आप 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब दे पाते हैं। यदि आपकी अच्छी तैयारी चल रही तो आप 20+ ज़रूर दोगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल का सही क्रम कौन सा है। इसमें दिख रहा होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन, भाषाई कौशल का सही क्रम कौन सा है, जल्दी बताएं। आंसर होगा सी। सबसे पहले आता है सुनना, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना, फिर आता है लिखना। ध्यान रखना ये फ्रॉवेल के अनुसार है। किसके अनुसार? फ्रॉवेल के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बाई चांस मोंटेसरी के अनुसार पूछ लेता है तो मोंटेसरी के अनुसार पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, पढ़ने से पहले कौन आएगा? लिखना आएगा। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन, कॉल्डवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया था? तो ध्यान रखना भाई, नाटक विधि, खेल विधि, आगमन विधि के मौन वाचन। तो कॉल्डवेल ने किस विधि का प्रवर्तन किया? तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें बी लॉक किया जाए। क्या होगा? खेल विधि। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है, आगे चलकर उच्च शिक्षा ग्रहण, पास करने और नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लास्ट तक देखें वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना भाई, मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर क्यों होता है कि इससे क्या होगा? पढ़ाई का स्वाभाविक वातावरण में क्या होती है? क्योंकि जो पढ़ाई जो होती है वो कैसे वातावरण होगी? स्वाभाविक वातावरण में ही होती है। इससे क्या होगा? मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें ए होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक छात्र चाहे, जब तक अध्यापक चाहे, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो। बताएं इसका आंसर क्या होगा? जी, इसका आंसर होगा डी, लॉक किया जाए। क्योंकि नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में बताया गया था कि नैदानिक परीक्षण वो होता है जो कमजोरियों और समस्याओं का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। उनको दूर करने का काम कौन करता है? उपचारात्मक शिक्षण करता है। तो ध्यान रखना भाई, इसका आंसर क्या होगा? द होगा। जब तक कि छात्रों की कमजोरियां दूर ना हो तब तक नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन भाई, ध्यान रखना, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है? गृह कार्य का सबसे ज़्यादा लाभ क्या होता है? छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास होता है, आत्मविश्वास का आना, विषय वस्तु को आत्मसात करना, इनमें से कोई नहीं। जी बताएं। हाँ, करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट ए, क्योंकि स्व अध्ययन की आदत का विकास करना। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विषय की जांच करना, अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति देना, उपयुक्त सभी। जी, आपका आंसर होगा डी। ध्यान रखना, एक तरीका बताता हूं मैं तुम्हें। यदि किसी भी पेपर में शिक्षण विधि से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन हो और जिसमें उपयुक्त सभी आ जाता है तो 99% आपका आंसर उपयुक्त सभी होगा। यदि किसी क्वेश्चन में और
आपके किसी ऑप्शन में ये आ जाता है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर ये कभी नहीं होगा। और यदि कभी ये आ जाए कि एक और दो दोनों या आ और बा दोनों, तो ध्यान रखना आपका आंसर 99% वो ही होगा। ये तुक्का मारने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह के तुक्का मारने के और तरीके देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र बोली हुई सामग्री लिखता जाता है, इसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अध्यापक तो बोलता जाता है और छात्र बोली हुई सामग्री को लिखता जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बताया था मैंने, इनमें से कोई नहीं आ गया तो वो कभी आंसर होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी तो इसका फाइनल ख़त्म हो गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, तो सुनना और बोलना, तो क्या होगा वो? श्रुति लेख। आपका आंसर बी लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, श्रुति लेख की शिक्षा के लिए अध्यापक को गद्यांश और या पद्यांश चुनते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ना सरल हो और ना ही कठिन हो। दिख रहा होगा, ना कठिन हो ना ही सरल हो, और उपयुक्त दोनों। अभी मैंने तुक्का बताया था भाई, यदि दोनों आ जाए तो आपका आंसर दोनों ही होगा, और इनमें से कोई नहीं हो तो वो आंसर आपका कभी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वाचन की शुद्धता एवं उसकी सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 9वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 और ये 10 है आपका, ये 11। तो वाचन की शुद्धता, इसकी सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? वार्तालाप का ढंग, संभाषण का ढंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, वाचन की शुद्धता और इसकी सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त दोनों, तो आपको बिना सोचे समझे आंसर इसका क्या होगा? उपयुक्त दोनों। आपका आंसर सा लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछली वीडियो का आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसमें भी रख दिया मैंने इस क्वेश्चन को। वाचन के बिना मनुष्य को कैसा बताया गया? अगर कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, वाचन नहीं कर पाता, तो किसके समान होगा? दानव के समान, पशु के समान, जीवन के समान, ये सभी। तो ध्यान रखना भाई, 99% में से जो 1% वाला वही क्वेश्चन है जो कि उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें ए होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जी, क्वेश्चन नंबर 11, मौखिक और लिखित दोनों अभ्यास कराना क्यों आवश्यक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि मौखिक और लिखित अभ्यास कराना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए सिर्फ भाषा के लिए, शैली के लिए, भाषा और शैली विकास दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें डी नहीं हो सकता, उपयुक्त इनमें से दोनों नहीं। तो ध्यान रखना, इसमें से होगा आपके पास भाषा और शैली दोनों के विकास के लिए, आंसर होगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वाला क्वेश्चन जी। हाँ, ये थोड़ा कट गया है क्वेश्चन, इसमें से देख लेना, बता देता हूँ। भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? यह 12 वाला नंबर क्वेश्चन है। तो प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, गठन विधि, ये नीचे जो दे रखा है वो दे रखा है उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर इसमें से क्या होगा? तो देखो भाई, भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि पूछी है, और ये आपको पता ही होगा कि उपयुक्त विधि केवल सिर्फ एक ही हो सकती है, इसलिए उपयुक्त सभी तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए आपका आंसर इसमें क्या होगा? व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, जो कि भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है नहीं? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि इसमें आगमन निगमन विधि होता तो आपका आंसर आगमन निगमन विधि होता, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है ना, इसलिए, क्योंकि इनमें से देख करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अनुकरण विधि में भाषा और शैली से संबंधित सही उत्तर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों छात्र की, छात्र और शिक्षक की, शिक्षक और छात्र की, दोनों शिक्षक की। यह बताना है कि भाषा अनुकरण में किसकी होती है और शैली किसकी होती है। तो ध्यान रखना भाई, भाषा तो छात्र की और शिक्षक की शैली होती है। इसका आंसर आपका होगा बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अनुकरण विधि किस कक्षा स्तर के लिए उपयुक्त होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन में आ चुका है।
कि अनुकरण विधि किस कक्षा स्तर के लिए उपयुक्त है? सभी स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए। पता होगा भाई, अनुकरण विधि ये प्राथमिक स्तर छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है। जैसा कि हमने बताया कि बेटा छोटा हुआ इस प्रकार से बनाते हैं, बड़ा इस प्रकार से बनाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उसका अनुकरण करते हुए सीख जाता है। इसलिए छोटे बच्चों, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अनुकरण विधि बहुत उपयुक्त होती है। अब हम चलते 15 क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों को लेखन का अभ्यास कराने में उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कोई बच्चों को लेखन का अभ्यास कराना है तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी? अनुकरण विधि, आगमन विधि, अर्थबोध विधि, रूपरेखा विधि। जी बताएं इसमें क्या होगा? बच्चों को लेखन या अक्षर का अभ्यास कराने में, जी तो आपका आंसर होगा इसमें ए, अनुकरण विधि, क्योंकि लेखन का सबसे अच्छा जो अभ्यास जो छोटे बच्चों को कराया जाता है वो अनुकरण विधि के द्वारा ही कराया जाता है। अब हम चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। छात्रों को नवीन परिस्थितियों में उचित सामना करने में समर्थ बनाने वाली विधि कौन सी? हाँ बताएं इसका आंसर क्या होगा? निरीक्षण विधि, इकाई विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि। नवीन परिस्थितियों में उचित सामना करने में समर्थ बनाने वाली विधि, तो आपका आंसर होगा इसमें इकाई विधि। कौन सा होगा? यूनिट मेथड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। इकाई विधि का दोष कौन सा है? कौशल अविकसित करना, क्रमता का अभाव, प्रशिक्षण की विधि होना, शिक्षण सामग्री का बंटवारा। पता है इसमें क्या आंसर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आपके सामने। जी आपका आंसर होगा बी, क्रमकता का अभाव। मतलब इसमें क्रमकता नहीं होती है, कोई क्रम नहीं होता इकाई विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं 18। इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? कि प्राकृतिक परिस्थितियों के द्वारा कौशल का विकास, एक इकाई को समग्र शिक्षण कराना, शिक्षण सामग्री को क्रमता में प्रस्तुत करना। इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, शिक्षण सामग्री को क्रमता में प्रस्तुत करना ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका दोष ही है। इनमें से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये 99 में आता है। आपके सामने दो ऑप्शन है, एक इकाई को समग्र शिक्षण कराना, ये समग्र शिक्षण कराना ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होगा सर प्राकृतिक परिस्थितियों के द्वारा कौशल का विकास करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19, कहानी शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य क्या हैं? ध्यानपूर्वक सुनने की दक्षता का विकास करना, मौखिक एवं लिखित आदि कौशलों को विकसित करना, कहानी लेखन में निपुणता विकसित करना, उपयुक्त सभी। जी क्या होगा इसका आंसर? आपका आंसर होगा इसमें उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये 99% वाले क्वेश्चनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं 20 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, आगमन निगमन विधियों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। क्या होगा? जी आपका आंसर होगा इसमें सी, सा विश्लेषणात्मक, क्योंकि आगमन और निगमन विधियों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? विश्लेषणात्मक कहलाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वही इसमें आंसर है 21। आगमन निगमन अर्थात विश्लेषणात्मक जो विधि में प्रथम कार्य कौन सा होता है? सबसे पहले क्या दिया जाता है? क्योंकि आगमन सबसे पहले आ रहा है नाम, इसलिए कौन सा होगा आपका? उदाहरण देना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, अविक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित नहीं है। अविक्रमित अनुदेशन विधि बताना भाई, इससे संबंधित कौन सा नहीं है? स्वयगति ये तो है, क्योंकि अविक्रमित अनुदेशन वही होता है जो स्वाध्याय के लिए प्रेरित करता है। पुनर्बलन ये भी होता है, स्वपरीक्षण ये भी होता है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा?
बृहद पद, तो आपका आंसर होगा डी, मतलब द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अवक्रमित अनुदेशन का आधार नहीं है, इसका बेस कौन सा नहीं है, या बताना है आप सभी को। छोटे छोटे पदों का सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया का पुनर्बलन व्यक्तिगत भिन्नता पर एक विकल्प परीक्षण का आधार कौन सा नहीं है, यह बताना है आप सभी को। जी, आंसर होगा इसमें एक विकल्प परीक्षण का, डी आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा तत्व हिंदी में इस समय कम है। ऑप्शन ए हिंदी की अनिवार्यता, हिंदी की महत्ता, हिंदी की स्वीकार्यता, ये सभी कौन सा इस समय कम है, बताएं। हिंदी की अनिवार्यता, हिंदी की महत्ता, हिंदी की स्वीकार्यता, तो ध्यान रखना भाई आपका आंसर क्या होगा, ये क्योंकि 99 से बाहर है, आउट ऑफ 99, आंसर होगा सा, हिंदी की स्वीकार्यता, क्योंकि इनमें से कम है तो एक ही तत्व है, ये सभी नहीं हो सकते, इसलिए अधिकतर हिंदी की स्वीकार्यता, क्योंकि हिंदी को कम स्वीकारा जाता है, महत्व तो है, अनिवार्यता भी है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता कम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 वाला क्वेश्चन देखें सभी। 26, शिक्षण सूत्र कौन सा है, विश्लेषण से, संश्लेषण, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, ये सभी। तो भाई सूत्र बताया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से कठिन की ओर, इस तरह से सूत्र आपने पढ़े होंगे, आपने स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो इसी प्रकार से तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आपका आंसर क्या होगा, आ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी की जननी संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई संस्कृत को किस नाम से जाना जाता है, वाणी नहीं, प्रभु की वाणी बिल्कुल नहीं, देववाणी, आपका आंसर आ होगा, ये सभी नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान में हिंदी का कौन सा दर्जा दिया गया है, संविधान में पूछा गया भाई, संविधान में कौन सा दिया गया है, राष्ट्रभाषा, कौन सा दिया गया है, राष्ट्रभाषा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 28 वाला क्वेश्चन, ये 27 वाला। अब हम चलते हैं 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, पाणिनि के अष्टाध्यायी पढ़ाने हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, अष्टाध्यायी पढ़ाया जा रहा है, कौन सी विधि उपयुक्त होगी पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ाने के लिए, जी बताएं कौन सा होगा। बताएं, आपका आंसर होगा सूत्र विधि, क्योंकि इसमें उत्तम विधि पूछा है, तो वो कौन सी होगी, सूत्र विधि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर आपका ये 30, लास्ट क्वेश्चन 30। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, सिद्धांत से उदाहरण, पूर्ण से अंश की तरफ। हाँ बताएं कौन सा इसमें नहीं है, पूछा है। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है, क्योंकि अष्टाध्यायी पढ़ाया जा रहा है इसी सूत्र विधि पर आधारित। इस क्वेश्चन का आप सभी कमेंट में आंसर भेजें। क्वेश्चन नंबर 30, ये सभी आप बच्चों के लिए, इसका आंसर आप सभी भेजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार के और प्रैक्टिस पेपर देखने के लिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और तथा इनका विवरण पूर्णतः पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देवा फौजदार सर क्लासेस से जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जय हिंद, जय भारत।